आपने गनर और हुटर वाले कई राज्य मंत्री देखे होंगे, लेकिन आज हमारे संग मौजूद है एक ऐसे राज्य मंत्री जिनके पास ना गनर है, ना हुटर है और ना शूटर है। हमारे संग मौजूद हैं हुकुम सिंह कुंवर जी, जिनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए 1985 में जिन्होंने छात्र संघ हल्द्वानी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, और 1989 में वही हल्द्वानी विधानसभा से आपने चुनाव लड़ा पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी के खिलाफ। और वहीं अगर हम 2002 की बात करें तो लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र से आपने चुनाव लड़ा। 1994 में आप राज्य आंदोलन में जेल गए, और वहीं 1994 में देवभूमि व्यापार मंडल की आपने स्थापना की, और वर्तमान में आप उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष हैं, यानी कि आप दर्जा राज्य मंत्री हैं। तो हमारे संग मौजूद है बातचीत करने के लिए हुकुम सिंह कुंवर जी। आइए जानते हैं, उनका एक राजनीतिक इतिहास रहा है और एक बहुत मतलब मजे हुए खिलाड़ी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उनको जो सम्मान दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो सबसे पहले हम आपसे इनकी इस जो आपको दर्जा मंत्री का पद मिला है, इसकी प्राथमिकताओं को जानने के लिए आपसे हम जानना देखिए, सबसे पहले तो मुझे उत्तराखंड निर्माण राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद का अध्यक्ष बनकर दर्जा मंत्री बनाया है। जी। मैं सबसे पहले तो अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने एक राज्य आंदोलनकारी को ये पद देकर लाखों आंदोलनकारियों का सम्मान किया है और उनकी भावना को आदर किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, पुष्कर सिंह धामी जी। दूसरा, मेरी प्राथमिकता है कि मैं तो एक राज्य आंदोलनकारी हूँ और 1994 में हम राज्य आंदोलन के लिए जेल गए हैं। हम तो चाहेंगे जो शहीदों के सपनों का राज्य है, उसके निर्माण में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसे हमारी स्थायी राजधानी का मुद्दा अभी भी लटका पड़ा है, और भी तमाम बेरोजगारी प्लान के मुद्दे पे सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन जितना काम होना चाहिए उसमें कम हो रहा है। मैं समझूंगा इस पर भी काम ज़्यादा करने की आवश्यकता है। कौन साहब, जो आंदोलनकारी अभी वंचित रहे हैं चिन्हित होने से, तो उसके लिए आप क्या सोचते हैं? मतलब उस पर कुछ अमल होगा या कई, क्योंकि आंदोलनकारी जो असली आंदोलनकारी थे वंचित रह चुके। देखिए, राज्य में तो करीब करीब लाखों लोगों ने भाग लिया इसमें। जी। उसमें हमारी महिलाएं भी थे, कर्मचारी भी थे, व्यापारी भी थे, अधिवक्ता भी थे, पत्रकार भी थे और किसान भी थे। लाखों लाख लोगों ने इसमें भागीदारी की। जी। और चयन प्रक्रिया जब चली तो उसमें कुछ लोग चिन्हित हो भी गए, और पहले मानक रखे थे, 4 चीज़ें रखी थी: अखबार की कतरन, एलआईयू की रिपोर्ट और तुम्हारे जेल गए हुए और 2-4 आंदोलनकारी लिख दें। तो धीरे-धीरे उस पर संशोधन होते चले गए, और पिछली सरकारों ने चिन्हीकरण पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। जी। फिर म माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बने तो हमने उनसे कहा कि कुछ लोग छूट गए हैं और मौका मिलना चाहिए। उन्होंने 2 बार राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की डेट बढ़ाई है, और डेट बढ़ाई तो उसमें कुछ लोग हो भी गए चिन्हीकरण, और कुछ लोगों की प्रक्रिया चल रही है। मैं तो समझता हूँ कि जो पुराना नियम था, जो 4 चीज़ें थी, अगर वो लागू किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी वंचित आंदोलनकारी घोषित हो सकते हैं। जी। जो पहले जो नियम बनाए थे 4, जिसमें अखबार की कटिंग भी थी और एलआईयू की रिपोर्ट तो थी जेल जाने का, और 4 2 आंदोलनकारियों का लिखने का। जी। अब उस पर हमारी 2 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी देहरादून में बातचीत हुई है। अभी मैं समझता हूँ कि 10 वो गृह सचिव हमारे शैलेश बगोली जी हैं, उन्होंने कहा एक उप समिति बनाकर हम इस पर विचार करते हैं। क्योंकि एक तो लोगों के जो राजनीतिकारी थे उनको आश्रित प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा, जो कर्मचारी थे। और ये क्षेत्रीय आरक्षण वाला मामला भी अभी दुविधा में फंसा पड़ा है। कोई कहता है साहब हाई कोर्ट में फंसा, कहता है कोई ये कहता है, कोई कहता है, जबकि उसका भी क्लियरिटी की बात हुई है। तो उन्होंने कहा शीघ्र ही हम उपसीमित बनाकर इस चीज़ को करेंगे, और इस पर संशोधन होके अधिक से अधिक राजनीतिकारी चिन्हित हो जाए, इस पर हम विचार करेंगे। ये धामी जी ने हमें आश्वासन दिया, और मुझे भरोसा है कि जो छूटे हुए वास्तविक आंदोलनकारी हैं उनको प्रमाण पत्र जारी होगा, ये मुझे भरोसा भी है, और मैं सरकार से लगातार इस पर कोशिश भी कर रहा हूँ। कौन साहब, आपको नहीं लगता है कि कई लोग पहले मतलब एक गलत तरीके से आंदोलनकारी घोषित हो गए, जो कि उसकी पात्रता नहीं रखते थे? वो लोग तो मतलब कई लोग, और जो असली आंदोलनकारी हैं वंचित रह गए। देखिए, शुरू-शुरू में जो आंदोलनकारी जी। बने, उसमें लोगों को ध्यान में ही था कि आंदोलनकारियों से कुछ फ़ायदा होगा। हाँ, लोगों ने लाभ लेने के जो लिए। थे उसमें तो मैं समझता हूँ कि रक्षा समिति वाले भी राज्य आंदोलनकारी घोषित हो चुके हैं, जी। जो राज्य के विरोध में खड़े थे। कुछ समाजवादी पार्टी जो उसमें आरक्षण के विरोध में आंदोलन किया, उनको भी आंदोलनकारी प्रमाण पत्र मिल गए। जी। वैसे मिले होंगे, जी। ये तो एक जाँच का विषय है। जी। अब वो किसी पर्टिकुलर केस में कोई जाँच की माँग करेगा तो वो सामने तथ्य आ जाएँगे, लेकिन ऐसे अभी किसी ने जाँच की माँग तो करी नहीं है कि कुछ कहे किसी व्यक्तिगत ने। वो तो देखते हैं भाई चिन्हीकरण गलत हो गया, गलत में तो सभी आ जाएँगे, सभी की जाँच करना तो मुश्किल है। पर्टिकुलर केस अगर यहाँ पर कोई आते हैं, लिख के देते हैं, तो उसमें निस्संदेह जाँच होगी, और गलत आंदोलनकारी जो राज्य का विरोधी था, वो राज्य आंदोलनकारी कैसे घोषित हो सकता है? ये तो असंभव है। तो इस पर विचार होगा, लेकिन किसी ने लिखा ही नहीं आज तक। वो तो प्रमाण पत्र जारी हो गए, चले गए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ये शहीदों के सपनों का राज्य बन रहा है धीरे-धीरे,
और शहीदों के कुर्बानी पर राज्य का निर्माण हुआ है। आंदोलनकारी का हम हमेशा सम्मान करते हैं। हमारा तो देखो उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद है, हमने तो सम्मान करना है सबका, हम तो सम्मान के लिए बने हैं। तो हम सम्मान कभी दिलाना है। सम्मान हमको दिलाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो जो वंचित है उनको भी न्याय दिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हुकुम सिंह कुंवर जी आपके अंदर मन में एक टीस नहीं कि ये चीजें तो आपको बहुत पहले मिल जानी चाहिए, क्योंकि आपका एक राजनीतिक इतिहास है और आपने नारायण तिवारी जैसे कद्दावर नेता के खिलाफ चुनाव लड़ा। देखिए मैं 1982 में छात्र संघ का उपाध्यक्ष हो गया था, 1985 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हो गया, तकरीबन 40-41 साल पहले। 89 में बहुत युवा अवस्था में मैंने हल्द्वानी विधानसभा से चुनाव लड़ा, तब तो इसके आज 7 विधानसभा बन गई, फिर लोहागढ़ विधानसभा। देखिए मुझ पर पद की कोई लालसा कभी नहीं रही। मैं जब यहाँ पर छात्र संघ का अध्यक्ष था तो यहाँ पर इंडिया में 7 सी डॉट के एक्सचेंज बने, 7 जी 89 में। और काफी प्रचलित नाम हुआ हाँ, करता है। तत्कालीन दूर संचार मंत्री डॉक्टर संजय सिंह केंद्र में संचार मंत्री थे। उन्होंने कहा कुंवर तुझे क्या चाहिए बताओ। मैंने कहा साहब हमें हल्द्वानी में एक सी डॉट एक्सचेंज दे दिया जाए जो आपके सामने आवास विकास में खड़ा है। बल्कि मेरे से लोग कहने यार कोई ठेका मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तुम सी डॉट का एक्सचेंज मांग रहे हो। अरे मैंने कहा साहब जनता की मांग के लिए हम इसको मांग रहे हैं, आज उस आपके सामने खड़ा है। 1982 में इस कॉलेज का प्रांतिकरण हल्द्वानी कॉलेज बिल्कुल प्राइवेट कॉलेज था, कोई विषय से नहीं, 2 विषय से एमए था और ये एक ट्रस्ट द्वारा चलाया था। इसका हमने सरकारीकरण करके आज एक कॉलेज बहुत आगे फल फूल रहा है। यहाँ पर टीवी टावर नहीं होते थे, तहसील में जो टीवी टावर लगा हुआ है वो हमने दूरसंचार मंत्री से हमने उसको कराया है। महिला डिग्री कॉलेज की स्थापना हमने कराई, छोटे बड़े मांग कराए हमने। चंपावत जिले के निर्माण में हमारी बड़ी अहम भूमिका रही। 1997 में जो जिला बनाया, छोटी मोटी डांडा मिडार रोड हो, मंचतावनी रोड हो, एक छोटी से छोटी। फिर हमने बेरोजगार संघ का गठन करके जो 80% रोजगार यहाँ के लोगों को दिया, चाहे एचएमटी फैक्ट्री थी, सोयाबीन था, या आपका सीपीपी पेपर मिल था, अन्य फैक्ट्रियां, उसमें हमने रोजगार देने का काम किया। तो पद की लड़ाई हमने इसलिए नहीं लड़ी कि हम पद के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम तो अचानक छात्र संघ के उपाध्यक्ष हो गए, फिर अध्यक्ष हो गए, करते करते चलते चलते यहाँ तक पहुंच गए। अब मुझे लगा लो अब जाके ये मुझे सम्मान दिया है पुष्कर सिंह धामी जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरा सम्मान किया है। मैं तो आभारी व्यक्त करूंगा। पद तो मैं मांग नहीं रहा था। आपने देखा होगा ना मैंने कोई गनर रखा है, ना मैंने कोई होटल लगा रखा है, ना मैंने कोई बोर्ड लगा रखा है, ना घर के अंदर बोर्ड लगा है। मैं तो सिंपली जाता हूँ, जनता की सेवा करता हूँ और काम करता हूँ और काम पे भरोसा रखता हूँ। कौन साहब आपसे जानना चाहेंगे कि पहले की राजनीति और आज की राजनीति में आप क्या अंतर देखते हैं? आज जिस तरीके से राजनीति का एक मतलब बिल्कुल नीचे गिरावट, निचले स्तर की राजनीति इस देश में हो रही है और संसद में आपको देखने को संसद जैसी जगह है, मतलब लोगों को मतलब संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं लोग। और वहीं अगर हम लोकल बात करें तो कल कांग्रेस का कार्यक्रम था और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो वो एसएसपी के वहां जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया गया, तो राजनीतिक लोगों को एक शोभा देता, मतलब किस टाइप का ये? देखिए राजनीति में गिरावट यहाँ नहीं, हर जगह आई हुई है। पहले छात्र संघों के जो अध्यक्ष होते थे उनकी बड़ी गरिमा होती थी, वो जनता के मुद्दों को लिए लड़ते होंगे। आपने असम गण परिषद का नाम सुना होगा, प्रफुल्ल कुमार महंत, वो छात्र संघ की कुर्सी से सीधे सीधे चीफ मिनिस्टर बने। आपने लालू प्रसाद यादव को देखा होगा, वो भी पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, वो सीधे यूनिवर्सिटी में वहां जाके मुख्यमंत्री बने। ऐसे कई उदाहरण हैं जो छात्र संघ में रहे और वो मुख्यमंत्री मंत्री बने। आज जो एक प्रकार से जो चुनाव जीत के जा रहे हैं, एक उनका मतलब उनका बौद्धिक स्तर बहुत गिरता जा रहा है। आप पार्लियामेंट में कभी हम बहस सुनते हैं, चाहे पक्षों विपक्षों में, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कई सदस्य तो ऐसे बोलते हैं कि कभी ऐसे तो डिग्री कॉलेज में अच्छी बातें होती थी। मैं समझता हूँ गिरावट आई है, इसमें दो राय नहीं है और इसको गिरावट में सुधार लाना चाहिए। नहीं, आज जिस तरीके की छात्र राजनीति हो गई, अभी हमने हाल ही में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन देखा देश के जंतर मंतर पर, और जो युवा थे वो कैसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब ठीक है आप अपनी मांग को रखिए, लेकिन इस तरीके के शब्दों का कहीं ना कहीं लोकतंत्र में इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। और आज कहीं ना कहीं जो गरिमा गिरी है जो इस शब्दों की, या जो भी आप कहें, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आगे आप आपकी जैसे आप अभी राज्य मंत्री हैं, तो आगे आपका कोई चुनाव लड़ने का विचार, या आप अभी दावेदार आपकी दावेदारी रहेगी हल्द्वानी में? देखिए हमारे तो बहुत पहले से चुनाव लड़ने की इच्छा रही। जब 89-90 में हम चुनाव लड़ चुके, 2002 में भी चुनाव लड़ चुके, इच्छा होगी हमारी लड़ने की। पार्टी अगर हम तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, अगर पार्टी हमें टिकट देगी तो किसी भी क्षेत्र से हम चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। अभी हल्द्वानी, अपना लाल कुआं, लोहागढ़ तो मेरी प्राथमिकता पहले से रही है। तीनों विधानसभा मेरा काम भी, आज भी रहता हूँ उसमें। और जहाँ तक सवाल है शब्दावलियों का, युवा पीढ़ी के अंदर मैं समझता हूँ कि जितने जेनेटिक लोग वहाँ लड़ाई लड़ने गए, उसमें सब ऐसे नहीं थे। कुछ लोग हो जाते हैं, वो आज भी थे, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। वो कुछ परसेंटेज होता है जो इन चीजों पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग उसको लाइक नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ कि छात्र आंदोलन तो बहुत बड़े आंदोलन रहे, चाहे आपका जयप्रकाश नारायण का आंदोलन रहा, लोहिया का आंदोलन रहा, आपका बीपी सिंह का बोफोर्स का आंदोलन रहा, उसमें छात्रों की बड़ी भूमिका रही।
मैं तो जब छात्र संघ का सम्मेलन हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तब बिहार और उत्तर भारत का बड़ा बड़ा सम्मेलन हुआ यूनिवर्सिटी के, कुमाऊं से मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। वहाँ बौद्धिक पर जब हुआ, मेरे को नंबर 1 आया वहाँ भाषणों में, जितने छात्र संघ के अध्यक्ष थे मुझको नंबर 1 मुझे मिला। आज भी मेरे पास सर्टिफिकेट रखा हुआ है बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि उस समय बौद्धिक लोग होते थे, ऐसा नहीं है, पढ़ते लिखते थे, पढ़ लिख के आगे आते थे। पहले छात्र संघ की भी एक गरिमा हुआ करती थी और छात्र संघ का भी एक महत्व हुआ करता था, और आज की छात्र संघ में थोड़ा अंतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने बताया कि आप आगे भी आप चुनाव के जो चुनावी राजनीति में आप रहेंगे और आप हल्द्वानी विधानसभा से दावेदारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपका संघ में भी आपका प्रभाव होना चाहिए, या आरएसएस के बगैर यहाँ टिकट मिलना बड़ा असंभव है? ये जो भाजपा में, मुझे लगता है कि भाजपा के जो बड़े नेता हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ आरएसएस ही तय करता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर पार्टी का अपना एक कोर होता है जी, और हर पार्टी के अंदर पीछे से कोई न कोई संगठन होते हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो। तो बीजेपी के अंदर भी राष्ट्रीय विचारधारा के संगठन है, तो उसमें क्या गलत है? उसमें अच्छी राय है, उनकी भी सोच अच्छी होती है, सच्चे सोच के लोगों को लाने का आगे काम करते हैं। अभी आपने जो हमारा ये आंदोलन चल रहा है युवाओं का, ये आज का आंदोलन है। आंदोलन 77 में भी हुए, पहले भी हुए, ऐसा नहीं कि एक ही बार हो रहे हैं। देखो, पहले तुमने छात्र संघ की बात करें, पहले छात्र संघ में लोग विपक्षी विचारधारा के लोग होते थे, वो उनका सत्ता का विरोध करना ही करना है, क्योंकि उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो सड़कों में आ जाते थे। वो विचारधारा आज भी है, हर लोग पार्टी से जुड़े हुए नहीं है ना। जैसे एनएसयूआई है, विद्यार्थी परिषद, वो तो अपने अपने संगठनों से जुड़े हैं, लेकिन आम नागरिक चीजों के खिलाफ आता है, उनके साथ कहीं अन्याय होता है तो सड़क में आते हैं, उसमें क्या बुराई है? हमारे तो मोहन भागवत जी ने कहा, भाई लड़कों का अधिकार है वो सड़कों में आए, अपनी मांग रखे प्रजातंत्र तरीके से, क्या बुराई है? लेकिन प्रजातंत्र तरीके होना चाहिए, उसको हुड़दंगबाजी में, तोड़ फोड़ में या कुछ और चीजों के हिसाब से नहीं जाए। अपने प्रजातंत्र में युवा अगर अपनी मांग रखते हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा, हम इसका स्वागत करते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा हम युवाओं का सम्मान करते हैं। आखिर हम उन्हीं के लिए तो है, हम किसके लिए कर रहे हैं? देश के लिए। बताओ, हमारे बच्चे तो है, वो हमारे बच्चों का भविष्य ठीक होगा तो देश का भविष्य ठीक होगा। इसलिए युवाओं को गलत ठहराना मैं उचित नहीं समझता हूँ। हाँ, युवाओं को एक सही विचारधारा के साथ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। जिस जिस तरीके की रस्साकसी आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में देखने को मिल रही है, क्योंकि संघ जो प्रमुख मोहन भागवत को भी बयान जारी करना पड़ रहा है कई मामलों में, क्योंकि पहले संघ और आरएसएस को मतलब एक सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई देते थे। क्योंकि जब आरएसएस को लगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उनके अनुरूप काम नहीं कर रहा, तो संघ ने उनको साइडलाइन कर दिया। लेकिन आज वो मोदी को साइडलाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दो ध्रुव बनते दिखाई दे रहे हैं, एक भाजपा और एक आरएसएस। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसकी सरकार बनती है तो सरकार अपने हिसाब से काम करती है, संविधान के हिसाब से। जहां तक हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो अपने हिसाब से काम करता है। नहीं, भाजपा आरएसएस के हिसाब से काम देखिए, वो राष्ट्रीय विचारधारा से काम करती है। जी, आरएसएस जो है राष्ट्रीय विचारधारा से काम करती है कि एक राष्ट्र हमारा एक होना चाहिए, एक निशान, एक झंडा, एक परिधान, एक भाषा, एक बोली। ये आरएसएस का एजेंडा है। उसका एजेंडा कोई गलत नहीं है, राष्ट्रीय स्तर का एजेंडा है। जहां तक सरकार है, सरकार में कई घटकों को साथ लेके चलना पड़ता है, तो उसमें नेगोशिएशन भी कहीं पर करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सरकार चलाना और संगठन चलाना और जो हमारे स्वयंसेवी संघ है, वो अपनी जगह है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार मतलब संघ के दबाव में नहीं काम नहीं, कर कोई विरोध नहीं है, कहीं कोई विरोध रही है। नहीं है, दबाव नहीं है। देखो, संघ आरएसएस कभी भी दबाव नहीं डालते, वो अपने विचारधारा स्पष्ट रूप से सामने रख देती है। जी, उसको सरकार भी सुनती है, विपक्ष भी सुनता है और जनता भी सुनती है। नहीं, संघ पे ये भी आरोप लगते हैं कई बार क्या होता है कि देखिए, राजनीति में जैसे आप जैसे योग्य लोग हैं, उनको आने में इतनी देर क्यों हो गई, इतनी देर लग गई। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि वहाँ नाकाबिल लोग भी आगे आ जाते हैं सिर्फ आरएसएस की चमचागिरी करके। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये आरएसएस अलग चीज है, जी, संगठन अलग चीज है। जी, जो काम करते करते लोग जाते हैं। देखिए, आज हमारे यहाँ कांग्रेस से आए हुए लोग भी मंत्री हैं कहीं। सत्ता और संगठन और देश हित अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये सामंजस्य से बना के चलती है। तो इसमें कहीं द्विधा का तो कहीं मतलब ही नहीं है। देखिए, जब तक अटल जी थे काम करने लायक और वृद्ध थे, उनके उससे चला। अटल आडवाणी, संघ के कहने पर ही उनको साइडलाइन नहीं, किया अटल आडवाणी, मुरली मनोहर, देश की धरोहर, ये चीज चली। इस समय मोदी जी के नेतृत्व में देश ठीक चल रहा है। उनके देखो, जिसके नेतृत्व में चुनाव जीता जाता है वही प्रधानमंत्री बनता है। इसमें मोदी जी का नेतृत्व चल रहा है और चलेगा आगे भी। भाई, ये तो जनता उनको चुन रही है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? बताओ। ये तो वोटों से जीत के पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, बाहर से कोई नहीं जाता है। जो जीता वही सिकंदर है। मोदी जी इस समय चल रहे हैं, उनके लोग जीत रहे हैं और उनके नाम से लोग जीत रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो प्रधानमंत्री देश के हैं, और तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इसमें कोई विरोध कहीं दिखता नहीं मुझे तो। जी, जी।
और आगे जो 2027 का जो चुनाव है विधानसभा, तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? मतलब जैसे आप संगठन में आप टिकट की मांग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मतलब कितने प्रतिशत आपको उम्मीद है? देखिए 27 में जो चुनाव है ना, देखो अभी भी हम लोग जो कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर तो पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नतीन जी भी कर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी कहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी कहे, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कह गए, और हमारे जो प्रभारी है वो भी बार बार इस चीज को कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखो चुनाव का समीकरण अलग तरीके से है। जब चुनाव में लोग टिकट मांगने आएंगे तो उस पर कई विचारधारा से बातचीत होती है। योग्य व्यक्ति को चुनने की कोशिश की जाती है कि जिसको जनता का भी प्रभाव हो, समाज के अंदर उसका काम भी हो, स्वच्छ छवि हो, काम करने का काम हो, पार्टी के लिए निष्ठावान हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है। तो टिकट मिलना नहीं मिलना तो ये तो कभी भी किसी को मिल जो सकता कि है। आरएसएस के आदमी को टिकट मिला देखिए है। आरएसएस उससे मतलब नहीं, देखो राम सिंह कड़ा को भी टिकट मिल रहा है, ऐसा नहीं है। नहीं, ये भाजपा में थोड़ा परिवर्तन तो हुआ है, नहीं, कोई परिवर्तन ऐसा आया नहीं है। परिवर्तन भाई देखो कांग्रेस में लोग कहते हैं नेहरू फैमिली जिसको जाएगी टिकट, ऐसा कुछ नहीं। नेहरू के अलावा भी तो राजनीति कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। ये कुछ नहीं है। जो जिसको अंदर काम करने की क्षमता होगी वो निखर के ऊपर आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसे लोग भी होंगे जो संघ से नहीं आए हैं, वो अन्य दलों से आके भी लोग काम कर रहे हैं और यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। आपको देखो बिहार के जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, वो तो कभी लोकदल में थे, उसके बाद उसमें चले गए जनता दल में, उसके बाद नीतीश कुमार के साथ रहे, अब बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री हो गया। तो ये देखो राजनीति है, राजनीति के अंदर आप किसी की संभावना को खत्म नहीं कर सकते हो, कब कहाँ से कौन क्या आ जाए, उसकी काबिलियत भी हो सकती है, उसका भाग्य भी हो सकता है, उसके लिए समीकरण बनना भी कर सकते हैं। तो हमको भी अगर पार्टी टिकट देगी तो हम भी जीतेंगे, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि हम पर कोई ऐसा दाग तो है नहीं कि भाई हमने किसी का गमन किया हो, चोरी की हो, चकारी की हो, समाज के अंदर काम किया है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर पार्टी हम पर भरोसा करेगी तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और नहीं तो पार्टी जिसको टिकट दी उसके लिए काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुंवर साहब, आप कह रहे हैं पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए काम करेंगे, तो मतलब ये है कि बड़े दमखम के साथ आप इस बार चुनाव के दावेदार रहेंगे? देखो मैं चुनाव का दावेदार तो आज भी सन 2002 में भी था जी। उसके बाद मैं 7 में भी रहा जी। सन 2012 में भी रहा, उसके बाद 17 में भी रहा, उसके बाद मैं 22 में भी रहा, अब 27 में भी हूं, तो क्या बुराई है इसमें बताओ। नहीं, तो इन्होंने आपकी दावेदारी को किस तरीके से मतलब कैसे नजरअंदाज कर दिया? समीकरण जबकि आपके अंदर काबिलियत है, हमने देखा है, और आप एक पुराने एक मजे हुए नेता हैं। अब क्या समीकरण बने, क्या भावना रही, अब ये कई चीजें आती होंगी, और हो सकता है हम पर भी कोई कमी रही हो, उस कमी को हम लोग पूरा नहीं कर पाए हों। लेकिन फिर भी हमारी देखो हर व्यक्ति की इच्छा है जो राजनीति करता है, मैं विधानसभा पार्लियामेंट जाऊं और जनता की आवाज बन के जाऊं। नहीं, इच्छा होना अलग बात है, पर एक लोगों की सेवा का भाव एक अलग नहीं, है। सेवा भाव तो हमारी है। जी। आज भी हल्द्वानी विधानसभा और लालकुआं और लोहाघाट में बराबर हम काम करते हैं। आप एक एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, सुबह से शाम तक मेरा दफ्तर खुला रहता है, और मैं चिट्ठी लिखनी हो, किसी का काम करना हो, किसी को ब्लड की व्यवस्था करनी हो, इलाज कराना हो, कोई भी काम हो, उसके लिए हमेशा हम खड़े रहते हैं। हम ये नहीं, हम लोहाघाट से कोई भी मरीज चंपावत से आता है सबसे पहले मेरे पास आता है। कल भी एक बच्चा पेट के अंदर मर गया था किसी महिला का, बेचारी का, उसकी वो पीड़ा नहीं हो पा रही थी, उसका मैंने उसका इंतजाम कराया, फिर उनको भेजने की व्यवस्था मैंने यहाँ से की चंपावत। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं करते हैं, काम कर रहे हैं। काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे काम करने की हमारे अंदर एक इच्छा शुरू से रही है कि आदमी कोई कहे उसके लिए हम पेन लेना चाहते हैं। अभी हम एक सरदार जी बैठे थे, कितने परेशान थे, मैंने उनके लिए फोन किया, मैंने किसी के लिए चिट्ठी लिखा, किसी का काम होता है किसी का नहीं होता, लेकिन हम जनता के आवाज बनकर हमेशा निखर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं, देखो पुष्कर सिंह धामी जी इस समय प्रदेश के अंदर मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम कर रहे हैं। काम इन सेंस ये कर रहे हैं कि उनके अंदर एक काम करने की ललक है, उनके अंदर कुछ पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के जैसे गुण है, उनका एक व्यवहार, लोगों की इज्जत करना, सामाजिक करना, वो एक काम कर रहे हैं और विकास काम भी कर रहे हैं। देखो चुनाव तो जनता जिताती है, हराती है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जनता जिसको जिताएगी भैया वही जीतेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर अच्छा वर्चस्व बना है, ये आगे भी रहेगा, मेरे को भरोसा है, क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे, ये कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हुकुम सिंह कुंवर जी। हुकुम सिंह कुंवर जी ने बड़ी बेबाकी से हमारी बातों का जवाब दिया।